अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि हम एमडीकैट की जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर 1 हमारा कंटिन्यू है और चैप्टर 1 का जो टॉपिक सेलुलर स्ट्रक्चर है वो हमारा इस टाइम कंटिन्यू है और उसका जो वैक्यूल और सेंट्रियोल्स हैं ये इन सब पोर्शंस को हम जो है आज डिस्कस करेंगे कि वैक्यूल्स क्या होते हैं और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम वैक्यूल से और वैक्यूल के बाद हम डिस्कस करेंगे सेंट्रियोल्स को और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने वैक्यूल को कि हमारा जो वैक्यूल है ये क्या है। अगर मैं वैक्यूल की प्रेजेंस की बात करूं तो प्रेजेंस में मैं आपको बताता चलूं कि वैक्यूल जो है ये आपका एनिमल्स में भी है, एनिमल्स वगैरह में भी है और प्लांट्स वगैरह में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद और वैक्यूल है क्या। वैक्यूल जो है ये आपका एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, राइट। जिस तरह लाइसोसोम है सिंगल मेम्ब्रेन आपका जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो इसी तरह जो आपका वैक्यूल है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। क्लियर। इसके ऊपर जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो पूछ लिया जाता है कि वैक्यूल डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसके बाद वैक्यूल का काम क्या है। बेसिकली वैक्यूल जो है ये आपका अगर देखें प्लांट सेल में तो प्लांट्स जो हैं उनके अंदर जो वैक्यूल है ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है। ठीक है, और ये कुछ स्मॉलर वैक्यूल्स जो हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब कि कुछ आपके स्मॉल वैक्यूल्स जो हैं वो मिलकर एक लार्जर वैक्यूल जो है वो बना देते हैं। क्लियर। तो प्लांट्स के अंदर ये केस होता है। अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करूं तो जैसे अगर ये एक सेल है तो इस सेल में जो वैक्यूल है उसकी लार्ज पोजीशन होती है यूं। तो अब लार्ज वैक्यूल होने की वजह से जो बाकी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो पेरिफेरी की तरफ जो है वो पुश्ड हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ आपने देखा कि अगर मैं न्यूक्लियस की भी बात करूँ तो आपका सेल का न्यूक्लियस ये पड़ा हुआ है। क्यों ये पड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो वैक्यूल है उसकी जो लोकेशन है वो इस जगह पे है कि उसने क्या किया हुआ है कि बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको पेरिफेरी की तरफ पुश्ड कर दिया है। तो यही वजह होती है कि अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पोजीशन में नहीं होता। न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन में ना होने की वजह वैक्यूल है जो कि लार्ज वैक्यूल है। सो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल का वो भी पेरिफेरी की तरफ पुश्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इनसाइड द प्लांट सेल। इसके बाद ये तो हमने देख ली उसकी लोकेशन। अब ये वैक्यूल करता है क्या बेसिकली। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर अगर मैं बात कर लूं एनिमल सेल की, एनिमल सेल में जो वैक्यूल है उसका काम है सिक्विस्ट्रिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। यानी कि एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को सिक्विस्टर कर रहा है। ठीक है, यानी कि स्टोर भी कर रहा है और उनको वहां से रिमूव भी कर रहा है। जबकि अगर आप प्लांट सेल की बात करें, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल है उसका क्या काम है कि वहां पर ये स्टोरेज का काम कर रहा है और साथ ही साथ ये वाटर की बैलेंसिंग कर रहा है, वाटर बैलेंसिंग। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं बोर्ड के अंदर कि वैक्यूल का एनिमल सेल में क्या रोल है और प्लांट सेल में इंपॉर्टेंट रोल क्या है। ये प्लांट्स जो है वहां पर भी ये वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए अगर आप देखें तो एनिमल सेल के अंदर ये स्क्विस्ट्रिंग का काम कर रहा है वेस्ट प्रोडक्ट की, जबकि प्लांट्स के अंदर ये काम जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फर्दर जब मैं थोड़ा सा और आगे मूव करूं तो यहां से मुझे पता चलता है कि जो वैक्यूल है इसकी कितनी टाइप्स हैं। अब ये बुक में आपके नहीं लिखा हुआ लेकिन बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो वैक्यूल है इसके कितने टाइप्स हैं, तो वैक्यूल की जो टाइप्स हैं वो मोस्टली जो हैं वो 4 है, ठीक है। जिसमें से अगर मैं नंबर 1 की बात करूं तो वो है सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल, राइट, ये इसकी फर्स्ट टाइप है। इसके बाद इसकी जो सेकंड टाइप है वो है मेरे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, राइट। इसके बाद इसकी जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप इसकी जो है वो मेरे पास है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, राइट। फोर्थ टाइप इसकी क्या है, फोर्थ टाइप है इसकी गैसियस वैक्यूल, या इसको मैं गैस वैक्यूल भी कह सकता हूं, गैस वैक्यूल भी कह सकते हैं इसको, इसको आप एयर वैक्यूल भी कह सकते हैं, एयर वैक्यूल, राइट। तो अब यहां पे आपको पता लग गया कि वैक्यूम का यहां काम क्या है। उसके बाद इसकी टाइप्स कितनी हैं, तो टाइप्स जो हैं मेजॉरिटी के लिहाज से वो 4 टाइप्स हैं, जिसमें सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल या एयर वैक्यूल। इसके थोड़े थोड़े फंक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं सैप वैक्यूल की बात करूं तो सैप वैक्यूल जो है ये क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है स्टोरेज का और कंसंट्रेशन का, स्टोरेज एंड कंसंट्रेट न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज मिनरल सॉल्ट्स, यानी कि आपकी जो मिनरल सॉल्ट्स हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी स्टोरेज और उनकी कंसंट्रेशन करने का जो काम है वो आपके सैप वैक्यूल का है। इसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये क्या कर रहा है, ये आपकी बॉडी में जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम है, ऑस्मो रेगुलेशन और एज वेल एज एक्सक्रीशन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ऑस्मो रेगुलेशन में आपकी जो वाटर और साल्ट्स की बैलेंसिंग है वो आ जाती है। एक्सक्रीशन की मैं बात करूं तो एक्सक्रीशन में जो एलिमिनेशन होती है वेस्ट प्रोडक्ट्स की बॉडी से वो है। इसके बाद आ जाती है फूड वैक्यूल की बारी। तो फूड वैक्यूल जो है इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं कि फूड की जो डाइजेशन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। इसके बाद आ जाता है गैस वैक्यूल या एयर वैक्यूल। गैस वैक्यूल या एयर वैक्यूल, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये मेंटेन करता है बॉयंसी ऑफ सेल, बॉयंसी ऑफ सेल। ये बॉयंसी जो है ये एक एक्सटर्नल फोर्स होती है, ये एक फोर्स होती है जो कि अप्लाई होती है सेल पे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक वर्क है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो क्या कि जो वैक्यूल है आपका वैक्यूल, अब क्योंकि जो वैक्यूल है वो आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड, तो उसे आप क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट, राइट। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं कि अगर मेरे पास ये एक वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, क्लियर। अब इसके जाहिर सी बात है मेम्ब्रेन भी है, तो इसको मैं यूं शो कर देता हूं। तो ये मैंने कहा कि ये आपकी उसकी मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, और इनर उसके अंदर सारा जो वो पोर्शन है। अब वहां पर वो क्या कर रहा है कि आपका स्टोरेज भी कर रहा है मिनरल्स वगैरह की, सॉल्ट्स वगैरह की जो स्टोरेज है वो भी कर रहा है। एनिमल्स में आपने देखा कि वो वेस्ट प्रोडक्ट की स्क्वीस्ट्रिंग भी कर रहा है। तो अब ये एक फोर्स भी एक्सर्ट करता है आपके जो सेल है उस पे। वो किस तरह से कि अगर मैं बात करूं कि अगर इसके अंदर वाटर स्टोर है तो ये इस तरह से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसकी मेम्ब्रेन पे। तो ये एक लाइक आप यूं समझ ले कि जो टर्जिडिटी होती है ना, टर्जिडिटी, ये टर्जिडिटी क्या होती है बेसिकली, ये टर्जिडिटी वो फोर्स होती है जो कि वाटर कंटेंट्स
जो है वो एक्सर्ट कर रहे होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो मेम्ब्रेन पे फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है उसको हम टर्टिलिटी का नाम देते हैं। तो ये आपके कुछ 4 टाइप्स के वैक्यूल से। एमसीक्यू के लिहाज से मैंने उनके आपको फंक्शंस भी मेंशन कर दिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये काम कौन सा वैक्यूल करेगा तो वो ये है, तो ये डिफरेंट फंक्शंस आपके पास मेंशन है, इसकी डिस्कवरी आपके पास मेंशन है। इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स में इसके डिफरेंट फंक्शन मैंने मेंशन कर दिए, वैक्यूम की मेम्ब्रेन का नाम भी मेंशन कर दिया। तो यही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने सेंट्रियोल के ऊपर कि अब सेंट्रियोल बेसिकली क्या है, क्लियर। अच्छा, तो जब हम मूव करेंगे अपने सेंट्रियोल के ऊपर, तो सेंट्रियोल जो है इसके ऊपर 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काफी ज्यादा काम किया हुआ है, ठीक है, जिनमें वैन बेनेडन ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और इसका ऊपर जो सारा काम वो 1880 टू 1880 इस रेंज में सारा जो है वो काम हुआ है। तो सेंट्रियोल्स इसकी मैं थोड़ी सी लोकेशन, इसकी शेप की बात करूं, सबसे पहले तो मैं आपको शेप की बताता हूँ इसका क्या है शेप। शेप इसकी जो है वो बैरल शेप्ड है, ये बैरल शेप्ड होता है, ठीक है। ये सारी वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यू के तौर पर जो आपका एनएमडी कैट है उसमें पूछी जाती है। इसकी शेप जो है वो बैरल शेप्ड है। ये आपका ऑर्गेनली है सेल का, ऑर्गेनली है सेल का, क्लियर, ऑर्गेनली ऑफ सेल, राइट। इसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी प्रेजेंस की बात करूं तो प्रेजेंस इसकी जो है वो कुछ यूं है कि आपके तमाम एनिमल सेल्स, ऑल एनिमल सेल्स, इनमें ये प्रेजेंट है, यानी जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनमें ये प्रेजेंट है। इसके बाद सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनमें भी ये प्रेजेंट है। लेकिन जब मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में कुछ आपके पास होते हैं लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स उनमें तो ये प्रेजेंट है। लेकिन जब मैं बात करूं हायर प्लांट्स की, हायर प्लांट्स, तो हायर प्लांट्स के अंदर ये एब्सेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी कि प्रेजेंस में अगर आपको बता दें, ये 4 ऑप्शन मेंशन कर दें, तो आपसे पूछा जाए कि मेंशन करें कि किन प्लांट्स में या इनमें से किस में वैक्यूल जो आपका सेंट्रियोल है वो एब्सेंट है, तो जो सेंट्रियोल है आपका वो हायर प्लांट्स में जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स कौन से होते हैं। आपके एल्गी वगैरह, एल्गी, इसी के साथ साथ आपके कुछ ब्रायोफाइट्स, मोस्टली ब्रायोफाइट्स, ये सारे के सारे आपके लोअर प्लांट्स हैं। हायर प्लांट्स कौन से होते हैं जी? हायर प्लांट्स होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के साथ साथ ट्रीडोफाइट्स, ट्रीडोफाइट्स, ये सारे वो आपके प्लांट्स हैं जो कि हायर प्लांट्स हैं। अब ये चीजें वो हैं जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि लोअर प्लांट्स में अगर आपको एग्जामिनर मेंशन कर दे कि आप बताएं कि ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ट्रीडोफाइट्स, ये 4 ऑप्शन मेंशन कर दे और आपसे पूछे कि जी बताएं कि सेंट्रियोल किस पे प्रेजेंट है, तो आप ब्रायोफाइट्स के ऊपर टिक करेंगे क्योंकि ब्रायोफाइट जो है वो लोअर प्लांट है, तो लोअर प्लांट्स में वो एग्जिस्ट करता है, जबकि हायर प्लांट्स जितने भी हैं उनमें वो एब्सेंट है आपका सेंट्रियोल। इसके बाद थोड़ा सा जब मैं आगे और मूव करूं तो सेंट्रियोल जो है ये बेसिकली है क्या, उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सेंट्रियोल आपका जो है, सेंट्रियोल ये आपका एक ऐसा ऑर्गेनल है, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं थोड़ी सी, तो फंक्शन में इसका नंबर 1 फंक्शन जो है वो आपका सेल डिवीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है
और सेल डिवीजन आपको पता है जिसे माइटोसिस कहते हैं, तो माइटोसिस के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद जैसे फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, तो फॉर्मेशन ऑफ सीलिया जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको सीलियोजेनेसिस भी कहते हैं, ठीक है, सीलियोजेनेसिस। तो ये भी अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। इसके बाद थर्ड पे जो इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, क्लियर। तो स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स या फॉर्मेशन ऑफ सीलिया ये आपके आ रहे हैं इंटरफेस पे, ठीक है, जो इंटरफेस है उस पे फॉर्मेशन ऑफ सीलिया ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जो सेल की डिवीजन है उसके फेजेस हैं और इंटरफेस में ये बनेगा आपके पास। इसके बाद ये तो आपके इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हो गए ना, तो इसकी प्रेजेंस मैंने आपको बता दी एमसीक्यू के लिहाज से। इसके जो सेंट्रियोल के जो फंक्शन है वो भी मैंने आपको बता दिए, सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, सीलियोजेनेसिस, इंटरफेस के दौरान फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब कितने सेंट्रियोल्स आपके पास एक सेल में होंगे, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल्स आपके पास पेयर में होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स आपके पास पेयर में होते हैं यानी 2 सेंट्रियोल्स, और दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं। मतलब कि जो सेंट्रियोल्स अगर पेयर में है तो उनका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कि जो सेंट्रियोल्स अगर पेयर फॉर्म में है तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा, तो वो एंगल होगा 90 डिग्री का, या इसे आप राइट एंगल भी कहते हैं, क्लियर। इसके बाद अगर पेयर फॉर्म में है तो जब आपके पास 2 सेंट्रियोल्स इस तरह से इकट्ठे पड़े हों तो इस पोर्शन को हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं, क्योंकि सेंट्रोसोम जो है अगर उसकी कंपोजिशन देखें तो सेंट्रोसोम की जो कंपोजिशन है उसमें आपके पास 2 सेंट्रियोल भी होते हैं, ठीक है, तो वो ऑलवेज इन पेयर फॉर्म। इसके अलावा जब भी सेल डिवाइड करता है तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल डिवाइड करते हैं। अगर मैं सेल की बात करूं, ये आपके पास सेल है, ठीक है, और ये सेल आपका पड़ा हुआ है डिवाइडिंग स्टेज पे, तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डिवाइड करेंगे और एक पेयर इस पोल पे मूव करेगा और एक पेयर आपका इस पोल पे मूव करेगा, ठीक है, और इन्हीं पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स से आपकी स्पिंडल फाइबर्स जो है वो ओरिजिनेट होंगी यूं, राइट, यूं एक स्ट्रक्चर बनेगा स्पिंडल फाइबर्स का। और दरमियान में आपको पता है कि आपके पड़े होते हैं लाइक यूं आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये आपके आगे क्रोमोसोम्स, और इनका काम क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनसे जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रही हैं तो ये क्रोमोसोम्स को पुल अपार्ट करती हैं, खींचती हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स की डिवीजन हो जाती है, वो डुप्लीकेट कर जाती है, राइट। तो ये सेंट्रियोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है और ये उस वक्त होगा जब सेल डिवाइडिंग स्टेज पे होगा, क्लियर। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और आगे मूव करें तो सेंट्रियोल्स जो हैं इनकी एक और खास बात है, वो खास बात क्या है कि सेंट्रियोल्स आपके, अगर एक सेंट्रियोल की मैं बात करूं तो उसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेंट्रियोल में होती हैं, ठीक है, और हर माइक्रोट्यूब्यूल में 3 ट्रिपलेट्स होती हैं, 3 ट्रिपलेट्स। इसकी ये देखें 1, 2 और 3, मतलब आप यूं समझ लें 1, 2 और ये 3, तो ये 3 आपके पास ट्रिपलेट बन गई। इस तरह की, अब ये एक ट्रिपलेट आपके पास, इस तरह की जब 9 ट्रिपलेट्स आपके पास अरेंज हो जाएं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, सेंट्रियोल। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बताएं कि एक सेंट्रियोल में कितनी होती हैं, तो आप 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो जब आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 27 आपके पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी जो कि एक सेंट्रियोल में पाई जाती हैं, राइट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बोर्ड में और आपके टेस्ट में भी कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बताएं कि एक सेल में कितनी एक सेंट्रियोल में कितनी है, तो वो 27 है। टोटल ट्रिपलेट्स कितनी है, तो वो आपके पास 9 है, ठीक है। तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स विद ट्रिपलेट्स, ठीक है ना, कि इस तरह की एक ट्रिपलेट है, जब ऐसे 9 ट्रिपलेट्स होंगी तो वो आपके पास एक होल सेंट्रियोल बनेगा और टोटल उसमें 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी, क्लियर। तो ये आपका सेंट्रियोल था, ठीक है, जिसमें आपका फंक्शन और हर चीज इसकी क्लियर होगी, ठीक है। इसके फंक्शंस को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, इसके जो शेप और स्ट्रक्चर है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक था वैक्यूल का और सेंट्रियोल का। नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे, तो इसके लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।